अच्छा राइट स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीवियस डिस्कशन तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्बिट या शेल का, और आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटम नंबर का एंड देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये वो नंबर होता है जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि number of orbit or shell in which electron is moving around the nucleus। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक और बात इसमें की थी कि एक साइंटिस्ट था नील बॉहर, जिसने ये सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट जनरेट किया था, और उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ and every circular path has some fixed energy levels। इसीलिए उन सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जितना न्यूक्लियस के वो क्लोज होगा, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ही उसका जो उसकी एनर्जी है वो कम होगी ड्यू टू अट्रैक्शन, और ऑर्बिट जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गई थी बात रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके अलावा 3 क्वांटम नंबर और होते हैं जो आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में शामिल है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नाम के साथ पढ़ते हैं, आप लोग नाम के साथ नहीं पढ़ते, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं वो नाम लिख बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको ये नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ठीक है। लेकिन जो एजीम्यूथल का, मैग्नेटिक का और स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन नाम के साथ नहीं। इसलिए अब आगे जो हम बात करेंगे वो क्वांटम नंबर की टर्म में बात नहीं करेंगे। क्वांटम नंबर की टर्म में बात हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की करनी थी, जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा सब शेल की। अब आज से बात थोड़ी एडवांसमेंट की तरफ जाएगी जो आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ी। वो था शेल। शेल हम कह रहे थे वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऑर्बिट है एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, वक्त के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आती गईं और हमने एटम को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और जब हमारी मैथमेटिक्स भी इतनी इंप्रूव कर गई और हमारी कैलकुलेशंस इतनी इंप्रूव कर गई तो एक नई बात सामने आई। और वो नई बात ये सामने आई कि ये जो शेल या ऑर्बिट होता है ये तो होता ही नहीं। शेल या ऑर्बिट असल में होता ही नहीं। एक्चुअली शेल इज अ कलेक्शन ऑफ सब शेल। आप समझ लो, शेल जो है वो सब शेल का कलेक्शन, यानी ऑब्जर्व ये किया गया है कि एवरी शेल split into one or more than one subshell. Every shell divides into
one or more subshells। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप देखें, अगर आप एक जहाज में हैं काफी हाइट पर और नीचे आपको एक रोड नजर आ रही है, बेटा ये काइंडली मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये अपने पेन को कंट्रोल में रखा करें। तो every shell divides into one or more subshells, यानी शेल एक नहीं होता बल्कि एक शेल जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सबशेल्स एंड एवरी शेल मस्ट डिवाइड इनटू वन और मोर सबशेल्स। अब सबशेल की कहानी कुछ ऐसे है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आप जहाज में बैठे हाइट से एक हाईवे को देख रहे हैं। फर्ज करें हम कराची के करीब पहुंचे, सुपर हाईवे आपको नजर आ रहा है। अब वो सुपर हाईवे, हालांकि उसमें 6 ट्रैक्स बने हुए हैं, लेकिन हाइट से आपको वो सिंगल ट्रैक नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े नीचे होते जाएंगे, उस हाइट पर आपको लग रहा है कि वो सिंगल ट्रैक है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब होते जाएंगे, जहाज नीचे आता जाएगा, तो वो जो आपको 6 अलग अलग ट्रैक्स हैं या वो जो आपको सिंगल ट्रैक है वो डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। यानी इसका मतलब है कि दूर से देखने पर जो आपको एक सिंगल लाइन नजर आ रही थी वो एक्चुअली सिंगल लाइन नहीं थी। करीब आने पर हमें पता चला कि वो सिंगल लाइन तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ लाइंस का। तो ये ऑर्बिट इसी तरह से एक इमेजिनरी पाथ है एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ सबशेल। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो सब शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सब शेल भी फर्दर डिवाइड होते हैं, बट अभी शेल जो होता है ये प्रैक्टिकली कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब शेल्स। एंड देयर आर 4 सब शेल्स जिनको नाम दिए गए हैं S, P, D and F. These are the 4 subshells, और ये जो सबशेल्स हैं ये हर शेल के अंदर होते हैं। किसी में ये चारों होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में क्या होते हैं वो भी मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूं। बट एक्चुअली शेल इज कंपोज्ड ऑफ सबशेल। यानी ये बात सिंपल समझ में आ गई कि शेल इटसेल्फ कुछ नहीं होता बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब शेल्स को हम एक शेल कहते हैं। ये जो S सब शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एक S सब शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। एक P सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। D सब शेल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, और F सब शेल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच सब शेल है। इससे कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट नॉट मोर देन दिस। सो दीज आर द कैपेसिटीज ऑफ सब शेल। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी शेल डिवाइड इनटू सब शेल, एवरी शेल हैज सब शेल। तो लेट मी स्टार्ट
जो सबसे पहला सब शेल होता है उसको सबसे पहला शेल नंबर 1 यानी ऑर्बिट नंबर 1. नाउ ऑर्बिट नंबर 1 हैज ओनली वन सब शेल और उसका नाम है 1s. 1s का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब ये है कि वो ऑर्बिट नंबर 1 में है और s is the name of subshell. तो 1s is the subshell present in orbit number 1. Similarly, अच्छा, अब शेल 1 जो है, ऑर्बिट नंबर 1 जो है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि ऑर्बिट नंबर 1 की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. और वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसलिए होती है कि ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक सबशेल होता है विच इज 1s. और आपको मैं बता चुका हूं कि s की कैपेसिटी 2 होती है. तो ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर कोई और सबशेल ऑब्जर्व नहीं किया गया. ऑर्बिट नंबर 1 हैज ओनली वन सबशेल, दैट इज 1s. अब आ जाइए ऑर्बिट नंबर 2 यानी के सबशेल 2 पर. नाउ सबशेल 2 इज कंपोज्ड ऑफ 2 सबशेल्स. शेल 2 जो है, ऑर्बिट नंबर 2 जो है, उसमें 2 सबशेल्स होते हैं और उसमें एक को हम 2s कहते हैं. 2s का मतलब ये है कि s सबशेल का नाम है, 2 का मतलब ये है कि वो ऑर्बिट नंबर 2 का पार्ट है. तो 2s मींस s सबशेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 2. और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं सीक्वेंस यूज कर रहा हूं, 1s इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि इसका एनर्जी लेवल लोएस्ट हो. 1s के बाद 2s आता है और 2s की एनर्जी, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 2, इट इज प्रेजेंट इन सबशेल, इट प्रेजेंट इन शेल 2, तो इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली 1s से ज्यादा होती है. लेकिन 1s के मुकाबले में जो 2s होता है वो 2s कंपैरेटिवली हायर एनर्जी का. और शेल 2 में 2 सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p. ये दोनों स्मॉल है, p भी स्मॉल है, s भी स्मॉल है. नाउ शेल 2 हैज 2 सब शेल्स, 2s एंड 2p. अगर आप प्रीवियस क्लास को रिकॉल करें, आपको मैं बता चुका हूं कि ऑर्बिट नंबर 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब वो क्यों 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, इसका जवाब यहां पर आपको मिलेगा. 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो अकोमोडेट करता है क्योंकि उसके अंदर 2 सब शेल्स हैं, s एंड p. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम और 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए. इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे. तो 2s एंड 2p ये ऑर्बिट नंबर 2 या शेल 2 के सब शेल्स. अब अगर आप शेल 3 पर आ जाएं, पहले खाली s था, अब s और p 2 सब शेल हैं. अब शेल 3 के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं 3 सब शेल्स. और अल्टीमेटली इन तीनों, अच्छा यहां भी एक बात बताऊं कि 2s और 2p, हालांकि ये दोनों ऑर्बिट नंबर 2 शेल 2 का पार्ट हैं, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी एक जैसी नहीं होती.
S के मुकाबले में P की एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर होती है। तो इवन ऑर्बिट नंबर 2 में भी बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि ऑर्बिट नंबर 2 या शेल 2 में भी एनर्जी सेम नहीं होती। शेल 2 जो है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू 2 सब शेल्स, दैट इज 2s एंड 2p, और 2s की एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू 2p। एनर्जी ऑफ 2s जो है इट इज लेस देन 2p। उसके बाद शेल 3 जो है उसमें 3 सब शेल होते हैं, दैट इज 3s, 3p एंड 3d। इसी वजह से आपसे कहा जाता है, आप देखें s की कैपेसिटी आपको याद होगा, यहां पर n की वैल्यू, n आपको याद होगा प्रिंसिपल काउंटम नंबर, n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू 3 है। अच्छा, अब n3 का मतलब ऑर्बिट नंबर 3 शेल 3 है ये, और इसके अंदर 3 सब शेल्स हैं, 3s, 3p एंड 3d। s की कैपेसिटी 2, p की कैपेसिटी 6 और d की कैपेसिटी 10। इस तरह से टोटल कैपेसिटी बनती है 18। इसीलिए आपको ओ लेवल में बताया गया था और मैंने भी पिछली क्लास में बताया था कि ऑर्बिट नंबर 3 की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। और इन टर्म ऑफ एनर्जी उसी तरह से 3s की एनर्जी कम, अब ये सीक्वेंस चल रहा है, सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s की, उससे ज्यादा 3p की, उससे ज्यादा 3d की। यानी अगर हम n3 की बात करें, प्रिंसिपल काउंटम नंबर 3 की बात करें, तो वो डिवाइड होता है इनटू 3 सब शेल्स, 3s, 3p एंड 3d, और टोटल कैपेसिटी यहां पर 18 है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह टोटल कैपेसिटी 18 की बनती है। यहां पर टोटल कैपेसिटी 18 की बनती है। ये शेल या प्रिंसिपल काउंटम नंबर 3 की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 है, अब n इज इक्वल टू 4 में यकीनन वैसे आसानी के लिए देखें, पहले n1 में 1 सब शेल है, n2 में 2 सब शेल हैं, n3 में 3 सब शेल हैं, इसका मतलब अब n4 में 4 सब शेल होंगे। आपको कोई खास रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें तो एक एक सब शेल इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, जगह ज्यादा मिलेगी, तो सब शेल इंक्रीज होते जाते। अब जब n4 है तो n4 में 4 सब शेल्स होते हैं, और डेफिनेटली चारों का नाम 4s, 4p, 4d एंड 4f ऑल्सो। यहां पर 4d के साथ साथ 4f भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब एनर्जी की टर्म में कैलकुलेट किया गया तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको मैं बताऊं कि जो कैलकुलेशन कहती है कि n इज इक्वल टू 4 में 4s तो होता है, लेकिन कैलकुलेशन ये बताती है कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से थोड़ी सी कम है। और बाद में मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको ये बात जहन में रखनी है कि 3d की एनर्जी स्लाइटली कम होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s। 4s एनर्जी इज स्लाइटली lesser
देन एनर्जी ऑफ 3D। इसीलिए इसको मैंने रेड मार्क से शो किया है ताकि फर्क आपको समझ में आए कि ये ऑर्बिट नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 की बात हो रही है, जिसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। उनमें से 4s की एनर्जी स्लाइटली कम होती है देन 3D। उसके बाद अगला जो होगा वो 4p होगा, जो 3D से ज्यादा होगा। 4p के बाद 4d होगा और फिर 4d के बाद 4f। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में टोटल कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की आती है। और अब आप देखिए वो 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कैसे बनती है कि s के 2, p के 6, d के 10, 18 हो गए और f के 14, तो 18 + 14, इस तरह टोटल कैपेसिटी 32 बनती है। तो ऑर्बिट नंबर 4 या n = 4 या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 जो है उसमें एनर्जी जो है वो स्लाइटली इसमें कम होती है 4s की। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन जनरल जो है, अगर आपसे कहूं मैं कि s, p, d और f में किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी कम होती है, तो इन जनरल s की कम होती है, p की ज्यादा, d की उससे ज्यादा, f की उससे ज्यादा, जो कि आपको यहां नजर भी आ रहा है। अब अगर n जो है वो 5 होगा, वैसे तो n 5 हमारे सिलेबस पे नहीं है, लेकिन एक ऐसे ही मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूं, ये एक छोटी सी बात आप समझिएगा। अगर n 5 है तो n 5 में भी जो सब शेल्स हैं वो 4 ही, हमारे सिलेबस के डोमेन में 4 ही सब शेल हमें पढ़ने होते हैं। और ये भी हम पढ़ते नहीं, हम सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 तक ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम नहीं। लेकिन n 5 में 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा और 5f होगा। इसी तरह से जो एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा गया है वो ये देखा गया है कि 5s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 4d से थोड़ी सी कम हो। यही आपके सिलेबस का डोमेन है, इससे ज्यादा की हमें बात नहीं करनी। तो ये है स्टोरी रिगार्डिंग सब शेल्स, और मैंने इसके साथ साथ आपको एनर्जी सीक्वेंस भी समझा दिया है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s की एनर्जी होती है, फिर 3d, देन 4p और फिर 5s एंड देन 4d। और फिर इसके बाद 4d के बाद 5p होता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन बता रहा हूं इस तरह से। फिर ये आगे और कॉम्प्लिकेट होता है तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो मैंने बात आपको यहां तक बताई है, किसी किस्म का कोई सवाल? कंक्लूड हमने ये किया कि शेल बजाते खुद कुछ नहीं होता, बल्कि शेल जो है वो एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सब शेल्स होता है। और देयर आर 4 सब शेल्स, s, p, d and f, and every shell may divide into one or more than one subshells, और उनकी डिटेल्स 1 से लेकर 4 तक आपको मालूम होनी चाहिए। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, ये स्टोरी सब शेल पे खत्म नहीं होती। जब मजीद हम इसकी डेप्थ में गए
तो मजीद डेप्थ में जाने पर पता ये चला कि जनाब एक और चीज भी होती है कि ये जो सब शेल्स हैं, ये सब शेल्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं, and each subshell has atomic orbitals. So now each subshell further divide into atomic orbitals. And now what is atomic orbital? Atomic orbital, it is a region or space around the nucleus. It is a region or space around the nucleus of an atom that can be occupied by one or two electrons. यानी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. So atomic orbital, each subshell further divides into atomic orbital, and atomic orbital is a region or space around the nucleus of an atom that can be occupied by one or two electron. यानी ये वो रीजन या स्पेस होता है जहां पर ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. इन अदर वर्ड्स, इस बात से हटकर अगर मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल इज द रीजन और स्पेस where we have maximum probability for an electron to move around the nucleus. यानी ये वो रीजन या स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस स्पेस के अंदर. आपके कमरे में आपने अपनी बुक एक जगह पे रखी हुई है, वो उसकी जगह आपने फिक्स कर दी कि ये बुक आपको यहाँ मिलेगी और आप उस बुक को वहीं देखेंगे. या आपने अपने घर में जो है वो एक एरिया बना दिया है जहां पे बुक शेल्फ है और उस बुक शेल्फ के अंदर आपने वो सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो आप जब भी बुक्स ढूंढना चाहेंगे वो उसी शेल्फ के अंदर ढूंढेंगे, ना कि जो है वो घर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे बुक ढूंढने के लिए. तो ऑर्बिटल का यही कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिटल असल में वो रीजन, वो एरिया, वो स्पेस होता है जिस जगह पर, जिस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. और हमें जब भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना होता है, हमें जब भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना होता है, हम उन्हीं रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को तलाश करते हैं. ना एवरी ऑर्बिटल, असल में इलेक्ट्रॉन, अब देखें, अब अगर आप बिल्कुल अब कॉम्प्रिहेंसिव बात करें तो ये शेल, सब शेल सब फारिग हो गए. असल में जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है जिस एरिया के अंदर, उस एरिया को कहा जाता है ऑर्बिटल. तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर कर रहे हैं. ऑर्बिटल वो एक्चुअल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और फिर ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन सब शेल एंड देन सब शेल का कॉम्बिनेशन शेल कहलाता है. ये ब्रॉडर सेंस में है. बट अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे जाके देखें
आप इसको ज्यादा डीपली और इंटेंस फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन ना तो शेल में घूम रहे हैं ना सब शेल में घूम रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर घूमते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in an orbital, and every orbital has a maximum capacity to accommodate 2 electrons. Every orbital, या मैंने लिखा है ना कि occupied by 1 or 2 electron, इसका मतलब है कि every orbital has a capacity of 2 electrons. So every orbital has a capacity of 2 electrons. हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. Now, if we go to name and shape of orbital, let me. So ये ऑर्बिटल भी सर्कुलर पाथ होता है S सबशेल भी है और S ऑर्बिटल का भी नाम है. S is a subshell as well as it is a name of orbital. जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है एंड शेप ऑफ S ऑर्बिटल जो है S ऑर्बिटल का जो शेप है it is spherical in shape. Each S orbital is spherical in shape, लेकिन साइज अलग अलग होता है क्योंकि जो 1s होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है तो उसका डायमीटर कम होता है, 2s का डायमीटर उससे ज्यादा, 3s का डायमीटर उससे ज्यादा, 4s का डायमीटर उससे ज्यादा होगा. But every s orbital has a capacity of 2 electron and it is spherical in shape. सर्कुलर नहीं होता, स्फेरिकल होता. स्फीयर में और सर्कल में आपको पता है फर्क होता है, ये बात आप मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है. So every s orbital is spherical in shape. स्फेरिकल शेप 3D होता है. अब आपको पास पेपर में शेप ऑफ s ऑर्बिटल स्केच करने के लिए आता है और वो इस तरह से स्केच करने के लिए नॉर्मली आता है कि आपको एग्जामिनर x, y और z ये मार्क कर देता है, लाइक ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया. Now what is the shape of s orbital? Suppose ये सेंटर में मैं न्यूक्लियस मार्क कर रहा हूं. अब s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है. This is how to draw shape of s orbital. It is spherical in shape. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिल्कुल समझ लीजिए, एक टेनिस की बॉल ले लीजिए. उस टेनिस की बॉल में अगर आप सोचें तो वो एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रही है, वो वाई एक्सिस पे भी लाई कर रही है और वो जेड एक्सिस पे भी लाई कर रही है. इसका मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप जो होता है वो 3D होता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे काम आएगी. S orbital is spherical in shape, whether it is 1s, 2s, 3s, 4s. It is spherical in shape और ये 3 डायमेंशन में होता है. 3 डायमेंशन में का मतलब ये है
कि s ऑर्बिटल की जो बाउंड्री होती है या s ऑर्बिटल का जो रीजन होता है वो x, y और z तीनों एक्सिस पे फैला हुआ होता है। अगर आप एक टेनिस की बॉल ले लें और इसमें एक रॉड ऊपर से डालें, एक रॉड अपने सामने से डालें और एक रॉड आप क्रॉस डालें, तो जब आप क्रॉस से हॉरिजॉन्टल रॉड डालेंगे तो वो एक्स एक्सिस हो गया, जो रॉड आप वर्टिकल डालेंगे वो वाई एक्सिस हो गया, और जो रॉड आप अपने सामने से डालेंगे वो जेड एक्सिस हो गया। तो अगर आपको मैं इमेजिनेशन करवा रहा हूं कि आप इमेजिन करें कि जो एस ऑर्बिटल होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप। ओके बेटा, ये मुझे बताइएगा ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। सॉरी, ये हमने जो है वो इसका 3D स्ट्रक्चर आपको मतलब डेफिनेटली बनाना जरा मुश्किल है, डायग्रामेटिकली समझना आसान है। ये आप देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्फीयर है, ये आप वो जो मैं रॉड की बात कर रहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा एक बात और भी समझाऊं मैं आपको कि ये एक्सिस कोई मैटर नहीं करता। आप कहेंगे ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ कि एक्स कोई मैटर नहीं करता। ये जो आपको कहा जाता है कि जब आप ड्रॉ करते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो आपके लिए एक्स है हो सकता है किसी और के लिए वाई हो। आप सोचिए कि आपने एक पेन अपने सामने रखें और उसको हॉरिजॉन्टली रखें, पेन अपने सामने हॉरिजॉन्टल रखें तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस पर है पेन। लेकिन आप अपने किसी दूसरे भाई बहन को जो है वो बिठा दें दूसरे कॉर्नर पर जहां पर उसका जो उसकी टिप है पेन की वो जा रही है, उसको टिप के सामने आप पेन सीधा रखें अपने सामने और अपने भाई या बहन को बिठा दें जहां पर पेन का टिप है। आपको जो नजर आ रहा है एक्स एक्सिस जो आपके हॉरिजॉन्टल है, आप उससे पूछेंगे वो उसको कैसा नजर आ रहा है, वो उसको एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा होगा, वो उसको नजर आ रहा होगा जेड एक्सिस, क्योंकि वो पॉइंटर है वो बाहर आ रहा है, वो उसके ना तो हॉरिजॉन्टल है ना उसके वर्टिकल है, बल्कि वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, वो उसके बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो आपके लिए एक्स एक्सिस है वो किसी और के लिए वाई और किसी और के लिए जेड हो सकता है, तो आप एक्स वाई और जेड में कंफ्यूज ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई और जेड सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स हम उसको कहते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल है, वाई उसको कहते हैं जो आपके वर्टिकल है, और z उसको कहते हैं जो आउटसाइड द एक्सिस है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। तो आपके लिए जो x है वो किसी और के लिए y, और जो आपके लिए y है वो किसी और के लिए z हो सकता है। जैसे आप देखें उसने इस डायग्राम में अगर आप देखें तो x तो उसने वही वर्टिकल लाइन बनाई है, लेकिन उसने z एक्सिस इसको बोल दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में x, y और z ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है कि तीन मुख्तलिफ एक्सेस होते हैं, आप उनको कोई भी नाम दे दें, इसलिए एक्सेस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और होपफुली आपको जो ये शेप है ये शेप आपकी समझ में आ गया होगा।
तो एस को आप कैसे ड्रॉ करते हैं, और पेपर में वो यकीनन आप इतनी अच्छी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन पेपर में आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। पेपर में आपने 3D ऑफ कोर्स नहीं बनाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्फेरिकल इन शेप है, सो इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है which is spherical in shape। अच्छा, अब S में 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है, 4s भी होता है। सवाल ये कि इनमें क्या फर्क होता है? इनमें फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि 1s, 2s, 3s और 4s में s इज कॉमन, यानी सबका शेप सेम होगा। ऑल आर स्फेरिकल इन शेप, all are spherical in shape। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि 1s न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। अगर मैं इसे 1s मार्क कर दूं, एक ही डायग्राम में शो कर रहा हूं, तो इसी डायग्राम में अगर मैं 2s बनाना चाहता हूं, तो ये जो है वो ये हो गया 2s। अब 1s और 2s में फर्क आप देखिए कि 1s न्यूक्लियस के क्लोजर है और 2s न्यूक्लियस से दूर है, बट दोनों का जो शेप है वो स्फेरिकल इन शेप है। बट एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, तो अल्टीमेटली जो साइज ऑफ s ऑर्बिटल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरह से 3s, 4s, 5s, इनमें सिर्फ फर्क ये होगा कि इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, बट ऑल आर स्फेरिकल इन शेप। इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये सारे स्फेरिकल इन शेप होंगे। बट 1s हैज लोअर एनर्जी देन 2s, 2s हैज लोअर एनर्जी देन 3s, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएं। दिस इज अबाउट s ऑर्बिटल। मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं, मुझे कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो अब आप पूछ लीजिए। सर हम सब ऑर्बिटल्स को शो नहीं करते? बेटा थोड़ा जोर से बोलें। सर हम सब ऑर्बिटल्स को शो नहीं करते? सब ऑर्बिटल क्या होते हैं? सब आपने कहा शेल था ना, पढ़ा हमने। हाँ वही सब शेल जो सर ऑर्बिटल जो शेल्स मैंने हैं। कहा ना, सब शेल तो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल है। सब शेल क्या है, ये चीज मैंने ऊपर लिखी। Each subshell further divides into atomic orbitals। तो एटॉमिक यानी ऑर्बिटल्स को हम शो नहीं आप करते? ये कह सकते हैं कि सबशेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या शो नहीं कर सकते डायग्राम के अंदर या नहीं, डायग्राम प्रैक्टिकली? में शो नहीं करना ना। जब वो चीज एग्जिस्ट ही, जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, और हमने अपनी आसानी के लिए उनके कलेक्शन को सबशेल और उस कलेक्शन को शेल का नाम दिया है। लेकिन एक्चुअल जो शेप्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर करते हैं। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, अब आज मैंने वो कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर दिया। अब आज से ऑनवर्ड आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑर्बिटल्स में, एंड एवरी ऑर्बिटल हैज डिफरेंट शेप्स।
हम अभी पी के शेप की भी बात करेंगे और फिर हम इससे आगे डी की अभी बात नहीं करेंगे, वो आप A2 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसके जो है वो जो पी सब शेल है उसके ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं उस पर भी अभी बात करेंगे। फाइनली एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये 1s0, 2s0, 3s0 या 4s0, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हर ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ 2s का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3s में उससे ज्यादा आ जाएंगे, 4s में उससे ज्यादा आ जाएंगे। s ऑर्बिटल चाहे 1, 2, 3, 4 किसी से भी बिलोंग करता हो, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर इस तरह तो एक एटम के अंदर काफी सारे शेल बन जाएंगे। हमने ओ लेवल में 4 पढ़े थे, यहाँ तो काफी सारे बन जाएंगे। एक के अगर 2-3 बनने तो वही तो काफी सारे शेल बन जाएंगे। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, अगर आप थोड़ा सा लाउड करें, करीब कर दें माइक को अपने। सर अब आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह तो शेल बहुत सारे बन जाएंगे। ओ लेवल में हमने तकरीबन 4 या 5 पढ़े थे, लेकिन यहाँ तो एक के इतने सारे बन रहे हैं, तो ये तो काफी सारा बड़ा एटम नहीं बन जाएगा जी? जी बिल्कुल, एटम ऐसे ही बड़ा होता है बेटा, इतना ही उसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तो ये हमने कॉम्प्लिकेशन के एक बहुत ही स्मॉल पार्ट को डिस्कस किया है, लेकिन एटम इससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, ठीक सर। ठीक है जी, चले जी, इंशाल्लाह इस पर हम ठीक है। बात करेंगे मजीद अगली क्लास में। कोई अगर कंफ्यूजन हो, अगेन अब आपके पास बुक होनी चाहिए रॉजर नॉरिस। अब आपको ये टॉपिक ये स्टडी आप वहां से करेंगे। एक वेबसाइट है कैम गाइड के नाम से, एक वेबसाइट है कैम गाइड के नाम से। आप इस वेबसाइट को जो है वो camguide.org है या सिर्फ कैम गाइड है, कैम गाइड आप टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट जो है इस पर ए लेवल के नोट्स या आप ये कहें कि ए लेवल का जो मटेरियल है जो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है वो मौजूद है। अलॉन्ग विद बुक आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। असल में हर लेक्चर सुनना यूट्यूब पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो लेक्चर्स मौजूद हैं, खान एकेडमी पे जो लेक्चर्स मौजूद हैं, उसमें आपके सिलेबस के डोमेन में नहीं है वो। मतलब चूंकि वो एक जनरल बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो आपके सिलेबस के डोमेन में रहते हुए बात नहीं करेंगे। इसलिए बावकात फिर आपके लिए उसको कैटर करना मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी इस स्टेज पे आपको जरूरत नहीं होती। तो डोंट गो फॉर दैट, अपनी पहले बुक पढ़ें और इस वेबसाइट को अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट में जो भी मटेरियल है वो ए लेवल से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे बात होगी।